Welcome student to my YouTube channel. Dear student, this is a lecture number 3 and in this lecture we will discuss about the Coulomb's law in its vector form. Coulomb's law in vector form की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था Coulomb's law, ठीक है। कुलाम्स लॉ क्या होता है, उनका स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि दो चार्ज बॉडी हैं, उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगता है उसका मैग्नीट्यूड कुलाम्स लॉ के थ्रू जो है हम लोग देते हैं, ठीक है। कुलाम्स लॉ के थ्रू अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अगर हम एयर ले लेते हैं तो एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट सिर्फ रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन साथ में क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन, यानी कि जो भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने से पहले भाई देखो, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए मान लो कि सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसके बाद से इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लिया और इस दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस, दिस इज अ जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब इन कोऑर्डिनेट में अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर लें, ठीक है, इसमें अगर हम मान लो एक चार्ज बॉडी ले लें, ये इसको हमने Q1 कह दिया, ठीक, और दूसरा चार्ज बॉडी Q2 ले लिया, ठीक है। इनकी अगर हम पोजीशन बात करें कहां से, यहां से, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर इसको हमने R1 कह दिया और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने R2 कह दिया, ठीक। अच्छा, इसको हम मान लो ये ओरिजिन है तो इसको हमने O से डिनोट कर दिया, ठीक। अब हमें Q1 से Q2 की अगर हमें पोजीशन वेक्टर देखना है, यानी कि पोजीशन वेक्टर जो लीड कर रहा है कहां से, Q1 से Q2 की तरफ, तो Q1 से Q2 की तरफ लीड करते हुए पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है Q1 से Q2 तक, तो हमें क्या है, Q1 का पोजीशन वेक्टर पता है, Q2 का पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर लॉ यूज करेंगे, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम यूज करेंगे। और इसमें कौन सा लॉ यूज करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, इस वेक्टर को हम R कह देते हैं, ठीक है, इस वेक्टर का R नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो Q1 और ये R, अगर हम देखें इस वेक्टर का ये टेल है, इस वेक्टर का ये हेड है, तो हेड टू टेल जब एडिशन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें R1 और R का जो वेक्टर एडिशन होगा, यानी कि R1 प्लस R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या दिखा है, देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का हेड। तो इसका मतलब ये R2 क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है कि नहीं है, है। तो R1 प्लस R की हम बात करेंगे तो R1 प्लस R जो है किसके इक्वल होगा, R2 के, ठीक है। तो R1 प्लस R जो है R2 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें R फाइंड करना है तो R1 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा, R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R21, ठीक है। यानी कि हम इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कह सकते हैं, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 लीडिंग फ्रॉम Q, या फिर कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ जो पोजीशन वेक्टर लीड कर रहा है उसको हम R21 के नाम से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो इसी का उल्टा रिवर्स में अगर हम देखें कि पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 टू 1, 2 से 1 की तरफ जो पोजीशन वेक्टर लीड कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है,
ठीक है, ये x एक्सिस है और दूसरा ये y एक्सिस, अगेन ये z एक्सिस, और अगेन इसी तरह से चार्जेस ले लेते हैं। पहले इसको हमने ओरिजिन ले लिया और अगेन चार्जेस q1 चार्ज लिया, दूसरा q2 चार्ज लिया। q1 की जो पोजीशन वेक्टर है उसको r1, q2 की जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम क्या कह सकते हैं, r2। ठीक है, अब अगेन इसको हमें q2 से q1 की तरफ पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, q2 से q1 की तरफ पोजीशन वेक्टर ये हो गया। ठीक है, यानी ये पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम q2 टू q1। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, r2 का हेड किसके साथ, इस वाले के साथ, इसका नाम हमने r रखा है। ठीक है, तो r2 का जो हेड है वो r के टेल के साथ रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें, इस तरह से अगर हम देखें, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, रिजल्टेंट होगा, वो यहाँ पे क्या जाएगा, r1 वेक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा, r प्लस r2 कह लो या r2 प्लस r कह लो, तो ये r1 के इक्वल होगा। ठीक है, जब r1 के इक्वल होगा, अब यहां से r वेक्टर की हम बात करेंगे, तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2, और इसको हम क्या रीड करेंगे, r12 का मतलब पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 टू 1, या फिर पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कह सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, r1 माइनस r2 है और यहाँ पे r2 माइनस r1 है, तो यहाँ पे r21 कहा और यहाँ पे r12 कहा। ठीक है, जैसे आपने रिलेटिव वेलोसिटी में देखा होगा, VAB इज इक्वल टू VA माइनस BB हम पढ़ते थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन कह सकते हैं। ठीक, तो वेक्टर एडिशन से हमको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि हमें क्या है कि इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर हमको मिल गया। ठीक है, अब मान लो कि फोर्स Q1 पर है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू F12, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको हम ये रेड करेंगे। उसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स में देखें कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू F21। ठीक है, तो अब हम इसको कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रखें, यानी कि इनके बीच में जो भी फोर्सेस हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, r1 r2 इनकी पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, q1 q2 इनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं। अब कूलॉम्स लॉ की बात करें तो इसमें दो केसेस लेंगे। पहला केस क्या है, केस नंबर 1, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। अब 0 से ग्रेटर कब हो सकता है भाई, Q1 Q2 या तो Q1 भी निगेटिव हो, Q2 भी निगेटिव हो, तब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। भाई 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और या तो Q1 पॉजिटिव Q2 दोनों पॉजिटिव। मैं कहने का मतलब है Q1 Q2 अगर लाइक चार्जेस होंगे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, तब निगेटिव आएगा। तो अभी हम इस केस की हम बात करें तो इस केस में देखेंगे Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो एक चार्ज Q1 ये है, दूसरा Q2 ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है R। ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 2 इस पर फोर्स लगा रहा होगा। क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, इस साइड में रिपेल कर रहा होगा ना, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है भाई फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। उसी तरह से Q2 की बात करेंगे तो Q2 पर क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि ये भी क्या करेगा, Q1 रिपेल कर रहा होगा इसको, Q2 को ये Q1 रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि लाइक चार्ज है तो उसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा। तो जब इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, अब पोजीशन वेक्टर की हम बात करना है, तो पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 टू 2, तो 1 से 2 की तरफ जो पोजीशन वेक्टर लीड कर रहा है ये एरो डिनोट कर रहा है ना। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे, तो ये चीज यहाँ पे ऐसे डिनोट कर रहा है सिंपली। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, R21, यहाँ पे R कैप लिखा है, R कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए, वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो R इंटू R21 कैप हम यूज करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे मैग्नीट्यूड और साथ में क्या यूज करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमने पहले यहाँ पे लिख रखा है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड इधर से चलो चाहे इधर से मेजर करो, दोनों सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इसके हम बात करेंगे तो R21 क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। क्लियर है फंडा? ठीक। अब अगर हम बात करें कि पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, यानी ये वाली सिचुएशन देख लें, तो इस वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ये एरो दिखा रहा है, ये एरो डिनोट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 ड्यू टू 2, या फिर हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं R12। क्लियर, R12 यहाँ पे हमने देखा था। ठीक, अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की हम बात करेंगे, तो इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और साथ में क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो R12 कैप, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, ये R12 का मतलब क्या है, यहाँ पे R12 का मतलब देखो क्या है कि ये रिपल्सिव फोर्स इधर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स इधर काम कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसी फोर्स के डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर हम लेंगे कि नहीं लेंगे, इसी फोर्स के डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R12 है कि नहीं है, तो यहाँ पे R12 इसके डायरेक्शन में हमने ले लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की हम बात करेंगे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में क्या होगा, इस केस में अगेन वही चीज, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर लगाएंगे, और यूनिट वेक्टर क्या है, R21। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब यहाँ पे देखो R21 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे R21 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर, मतलब कि ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, मतलब इस फोर्स के डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, R21 कैप लेंगे। तो R21 कैप हमने इस डायरेक्शन में ले लिया। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो जो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे F12 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी R12 लेंगे, यहाँ पे F21 लिखेंगे, तो यहाँ पे R21 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा दोनों में क्या चीज कॉमन है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है। ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है या फिर डायरेक्शन कह सकते हैं। तो इस फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस फोर्स का डायरेक्शन ये है, मतलब ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं, मतलब इनका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन फोर्स को हम इक्वल इन मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, इक्वल इन डायरेक्शन, मतलब जो इनके फोर्सेस हैं, अगर इन फोर्सेस की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिख सकते हैं, माइनस साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन के लिए, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम केस नंबर 2 देख लें कि अगर मान लो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 हो, मतलब क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। निगेटिव के केस में हम क्या करेंगे कि निगेटिव की सिचुएशन में हम देखेंगे, फिर अगेन वही चीज, मान लो एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस R, जो Q1 पे फोर्स लग रहा होगा भाई Q2 क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, सिंपल सा फंडा, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, अट्रैक्ट तो हमेशा अपनी तरफ करेगा, रिपल्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें फोर्स जो लग रहा है F12 हमने इसको कह दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर, उसी तरह से Q2 की हम बात करेंगे, तो Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो Q1 की वजह से लग रहा है, और Q1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी पोजीशंस वेक्टर्स की हम बात करें या फिर वेक्टर डायरेक्शन की बात करें, जो भी मतलब लीड कर रहा होगा, तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर लीड कर रहा होगा, ठीक है, इसको हमने डिनोट कर दिया R21।
पहले भी हमने देखा था कि इसको R21 कैप से हमने डिनोट किया था, ठीक है। तो R21 ये हो गया। उसी तरह से Q2 से Q1 की तरफ लीड करने वाला जो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर इसको हम क्या लिख सकते हैं, R12 कैप, R12 कैप ये हो गया। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखें तो इसका डायरेक्शन सेम है, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन में जो लीड करने वाला वेक्टर है वो क्या है, R12 है। ठीक, यहाँ पे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 की बात कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन में जो लीड करने वाला वेक्टर है या जो डायरेक्शन डिनोट कर रहा है वो कौन सा, ये। क्यों, क्योंकि इसको जो खींच रहा होगा Q1 वो इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा। क्लियर। उसी तरह से इसको जो इस वाले चार्ज को जो खींच रहा होगा Q2 उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन तो अब अगेन हम यहाँ पे देखें कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इनका फोर्स मैग्नीट्यूड और साथ में हम इनका क्या ले लेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात करेंगे तो इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू साथ में R21, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। ठीक, अब देखो यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यानी कि 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। साथ में डायरेक्शन क्या लिया है हमने, डायरेक्शन पे फोकस करो, डायरेक्शन पे क्या लिया है, R21 कैप लिया है। R21 कैप क्यों लिया है, क्योंकि अगर 1 पे 2 की हम बात कर रहे हैं मतलब कि ये वाला जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इधर, यहां से हम देख रहे हैं इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो ये तो हमको मैग्नीट्यूड मिल गया। और डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहे हैं, तो मतलब कि वेक्टर लीडिंग यानी कि पोजीशन वेक्टर या जो भी डायरेक्शनल वेक्टर है लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की तरफ लीड कर रहा है, मतलब ये 1 से 2 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है, रिपल्सन के केस में ये 2 से अवे जा रहा था तो 2 से 1 की तरफ मतलब इधर वो मूव कर रहा था, तो उस केस में हम ये कंडीशन ले रहे थे। ठीक है, उसी तरह से F21 की बात करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या जाएगा, यहाँ पर भी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर साथ में R12 कैप। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कह दें। अब यहाँ पे देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की हमने बात किया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की हमने जब बात की थी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ, मतलब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो लीडिंग पोजीशन वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है या डायरेक्शन वेक्टर हम कह सकते हैं, तो R12 कैप, तो R12 कैप हमने लिया। तो इसमें क्या चीज कॉमन है, क्या चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मान लो इनका प्रोडक्ट मतलब ये फोर्सेस अगर अट्रैक्टिव होंगे तो इसका जो F12 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे F21 लेना पड़ेगा। क्लियर, मतलब कि 1 से 2 की तरफ लीड कर मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो जो लीडिंग वेक्टर होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा या फिर डायरेक्शन होगा वो कहां से होगा, 1 से 2 की तरफ वाला लेंगे, 1 से 2 की तरफ वाला डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो 1 2 यहां लिखेंगे और 2 1 लिखेंगे, ये ध्यान रखना, इस चीज को बहुत ध्यान से लिखना, 1 2 लिखना 2 1 लिखना, क्योंकि इस चक्कर में अक्सर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इतना तो क्लियर है फंडा कि जाहिर सी बात है कि ये इनका मैग्नीट्यूड से देखो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट ध्यान रखना कि हम एप्सिलॉन नहीं ले रहे हैं, एप्सिलॉन मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की हम ले लेते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब कि जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, एयर की हम कंसिडरेशन ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम है जैसे मान लो वाटर है या ऑयल है या किसी भी तरह का और मीडियम है, तो उस मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे साथ में एप्सिलॉन नॉट के बाद जो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहीं पर, किससे, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से या फिर उस मीडियम की जो भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। तो इससे दोनों इक्वेशन से हमें क्या चाहिए, दोनों कंडीशन जो हमने देखा दोनों केसेस ये चीज क्लियर हो गया कि कुलाम्स लॉ एग्री विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि देखो 1 पर 2 ने फोर्स लगाया
1 पर 2 ने फोर्स लगाया, मतलब कि 2 पर 1 ने भी फोर्स लगाया, और दूसरे चार्ज पर भी पहले वाले ने फोर्स लगाया। ठीक है, तो कूलॉम का जो ये लॉ है, यानी कि ये किससे एग्री करता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, यानी कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दोनों इक्वेशंस में हमने देखा, दोनों कंडीशन जो हमने लिया था, दोनों केसेस, उन दोनों केसेस में हमने ये, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की हम बात कर लें, जैसे कि कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि कूलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर चार्ज इन मोशन, इट शुड ओनली बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम एट रेस्ट। यहाँ पे एक वैक्यूम ले सकते हो या एयर ले सकते हो, क्योंकि एयर की वैक्यूम की अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है। ठीक है, होता क्या है कि अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे, तो जब उस मीडियम में लेकर के जाएंगे, तो उस मीडियम के जो भी मतलब चार्जेस होंगे, उस मीडियम के आयंस होंगे, उनकी वजह से कुछ जो है क्या होगा कि मतलब उस पर जो इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्शन करेंगे। तो एग्जैक्टली दो चार्जेस जो हम वॉच कर रहे थे, उन चार्जेस का एग्जैक्ट फोर्स हम मतलब जो है कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कुछ कंसिडरेशन हमें रखना होता है कि यानी कि ये वैलिड है, यानी चार्जेस रेस्ट में होना चाहिए, ये पहली चीज, मोशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोशन में होगा तो वो दूसरा फंडा आ जाएगा। फिर वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं डायनेमिक स्टैटिक, मतलब डायनेमिक नहीं, सॉरी, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि कूलॉम्स लॉ जो अप्लीकेबल है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही ये यूज होगा, डायनेमिक के लिए हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें चार्जेस जो हमेशा क्या होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, रेस्ट की कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, और इट शुड ओनली बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेग्लेजिबल होना चाहिए उनका साइज, उनके बीच के डिस्टेंस के। नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग एक्ट करता है। ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ अभी हमने देखा भी था, दोनों केसेस में ये आता है F12 इज इक्वल टू 4 माइनस टाइम्स फोर्स ऑन टू एनी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला कंडीशन फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट है presence of other charge in the neighborhood does not affect the Coulomb's force। ठीक है, यानी आसपास और भी चार्जेस हैं, आप कहो कि भैया देखो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, तो इनके बीच में जो फोर्स तो लग ही रहा होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है। तो इस तरह से और भी जो फोर्सेस हैं उनका इफेक्ट इन दोनों फोर्सेस पर नहीं होगा, इन दोनों फोर्सेस पर उनका इफेक्ट नहीं होगा। कूलॉम्स लॉ की अगर हम बात करेंगे तो कूलम्बिक फोर्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो बाकी नेबरहुड में जितने फोर्सेस हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि सराउंडिंग के फोर्सेस से हमें कोई मतलब नहीं है। जिन फोर्सेस को हम सिस्टम में ले रहे हैं, जिन फोर्सेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? The ratio of electric force and gravitational force between a proton and electron is represented by ke square upon gmp me, approximately जो इक्वल होता है कितना, 2.4 into 10 to the power 39। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10 ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है भाई, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक प्रोटॉन ले लिया। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को ई से डिनोट कर सकते हैं, तो ई से डिनोट कर दिया। तो के Q1 Q2, तो यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, ई के इक्वल, तो के ई स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो Gmp मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर, और इसके अपॉन आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू 1/4πε0 होती है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, ई स्क्वायर, दोनों ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी की वैल्यू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सब पुट करोगे। पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा,
2.4 इंटू 10 टू द पावर